नमस्ते। आज हम हरियाणा के भिवानी जिले के एक बहुत ही संवेदनशील मामले पर बात करने जा रहे हैं। मनीषा की कहानी। एक 19 साल की प्ले स्कूल टीचर 11 अगस्त को वो घर से निकली। बताया गया कि नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की जानकारी लेने जा रही थी, लेकिन फिर लौटी नहीं और 2 दिन बाद 13 अगस्त को उनका शव खेतों के पास मिला। इस घटना ने ना सीधे सीधे 2 सवाल खड़े कर दिए, हत्या या आत्महत्या। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर पूरी टाइमलाइन समझें, जांच के अहम पहलू क्या रहे, शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट्स में क्या उलझनें थीं और समाज पर इसका क्या असर हुआ। पूरी जिम्मेदारी और तथ्यों के साथ बात करेंगे। हमारा मकसद कोई सनसनी फैलाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस जो जानकारी उपलब्ध है उसे संयम से और मानवीय तरीके से रखना है। चलिए समझते हैं इस मामले को। सबसे पहले घटनाओं का क्रम देखते हैं। 11 अगस्त सुबह का वक्त करीब 9 बजे होंगे। मनीषा ढाणी लक्ष्मण गांव की रहने वाली थी। घर से निकली। परिवार ने बताया कि पास के नर्सिंग कॉलेज जाना था एडमिशन के बारे में पता करने। दिन ढल गया, शाम हो गई, वो वापस नहीं आई। फोन मिलाने की कोशिश की, वो भी नहीं लगा, बंद आ रहा था। तो जाहिर है शाम तक चिंता बढ़ी। परिवार ने फिर लोकल थाने में संपर्क किया। अब रिपोर्ट से कहती हैं कि जो शुरुआती रिएक्शन था पुलिस का, शायद वो उतना तेज नहीं था जितनी उम्मीद थी, और इससे परिवार की चिंता, उनका डर वो और बढ़ गया। रात गुजर गई, कुछ पता नहीं चला। फिर आई 13 अगस्त की तारीख। सिंघानी गांव के पास खेतों में एक शव मिला। जब शिनाख्त हुई तो पता चला कि वो मनीषा ही थी। ये खबर जैसे ही फैली, पूरे गांव में, आसपास के इलाके में शोक और गुस्सा दोनों चीजें एकदम से फैल गईं। परिवार ने तो तुरंत कहा कि यह हत्या है। उन्होंने हत्या का आरोप लगाया और बस यहीं से ना मामला 2 बिल्कुल अलग अलग पहलुओं में बंट गया। एक तरफ परिवार कह रहा था हत्या हुई है और दूसरी तरफ कुछ शुरुआती जांच कुछ और ही इशारा कर रही थी। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है और यहीं से केस कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हुआ। एक तरफ परिवार और उनके साथ के लोग थे जो बिल्कुल साफ कह रहे थे कि ये मर्डर है। वो गर्दन पर कुछ निशानों का जिक्र कर रहे थे कथित तौर पर, और पूरी घटना की परिस्थितियों पर सवाल उठा रहे थे। इसमें वो पुलिस की शुरुआती ढिलाई वाली बात भी जोड़ रहे थे। और फिर दूसरी तरफ जांच में शुरू में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिनसे सुसाइड का शक गहराया। जैसे एक दुकानदार का बयान आया कि मनीषा ने उस दिन कीटनाशक खरीदा था। एक कथित सुसाइड नोट मिलने की भी खबरें थी। और हाँ, कुछ शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि यौन हमले के कोई साफ सबूत नहीं मिले। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि ये सब बिल्कुल शुरुआती रिपोर्ट्स और दावे थी, जांच जारी थी। हाँ, और इन शुरुआती बातों ने मामले को और उलझा दिया। जैसे वो दुकानदार वाली बात, वो काफी अहम हो गई। एक लोकल दुकानदार ने कथित तौर पर कहा कि 11 अगस्त की दोपहर मनीषा उसकी दुकान पर आई थी और उसने मोनो नाम का कोई कीटनाशक खरीदा जो खेतों में इस्तेमाल होता है। दुकानदार ने यह भी कहा कि उसका व्यवहार तब नॉर्मल लग रहा था। अब इस बयान से सुसाइड वाली थ्योरी को बल मिला, लेकिन सवाल फिर वही थे। अगर खरीदा तो क्या कोई रसीद है? क्या दुकानदार ने जो टाइम बताया वो मनीषा के फोन रिकॉर्ड्स या आसपास के सीसीटीवी से मैच होता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर उसने ऐसा सोचा था तो उसके आखिरी घंटे कैसे बीते? किसने देखा उसे आखिरी बार? कहां देखा? बिल्कुल, ये सवाल इन्वेस्टिगेशन के लिए क्रूशल है। किसी भी गवाह के बयान को वेरीफाई करना पड़ता है कई लेवल पर। क्या खरीद का कोई सबूत है, जैसे रसीद या दुकान का अपना कोई एंट्री रजिस्टर? टाइम स्टैम्प्स मैच होते हैं या नहीं? यहाँ पर डिजिटल फुटप्रिंट्स वो बहुत अहम हो जाते हैं। जैसे मनीषा के मोबाइल की CDR, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, उससे पता चलता है कब, कहाँ, किससे बात हुई, लोकेशन हिस्ट्री क्या थी, रास्ते में जो CCTV कैमरे लगे होते हैं उनकी फुटेज। क्या ये सब कड़ियाँ उस दुकानदार के बयान से जुड़ती हैं? इन सबको मिलाना पड़ता है। और फिर वो सुसाइड नोट वाली बात भी थी, उसकी बरामदगी भी तो एक बड़ा सवाल थी। क्या वो वाकई मनीषा ने लिखा था? हाँ, वो सुसाइड नोट का मुद्दा भी काफी पेचीदा है। पहली चीज तो होती है हैंडराइटिंग मिलाना। क्या वो लिखावट मनीषा की ही है? इसके लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स उसकी पुरानी लिखाई से मिलाते हैं, जैसे कोई कॉपी, डायरी। लेकिन देखिए, हैंडराइटिंग एनालिसिस कभी भी 100% कंफर्म नहीं होता। अक्सर उसे संभावित या बहुत ज़्यादा संभावित ऐसे कैटेगराइज करते हैं। तो सिर्फ लिखावट मिलना काफ़ी नहीं है। नोट किस कागज़ पर है, स्याही कौन सी है, लिखते वक्त प्रेशर कितना था, इंडेंटेशन एनालिसिस कहते हैं उसे। क्या कागज़ पर कोई और फिंगरप्रिंट्स या निशान है? इन सब का फोरेंसिक एनालिसिस होता है। और शायद सबसे ज़रूरी बात, क्या नोट में जो लिखा है वो मनीषा की उस वक्त की मानसिक हालत,
उसके रीसेंट बिहेवियर, उसके फ्यूचर प्लान्स, दोस्तों परिवार से हुई बातों से मेल खाता है? क्या उसमें कुछ ऐसा है जो सिर्फ वही जान सकती थी? इन सब को मिलाकर ही किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। जांच इन सब चीजों से तो जूझ ही रही थी। ऊपर से एक और मुश्किल आ गई, मौसम की। मॉनसून। बताया गया कि जहां शव मिला वो खेत पानी से भरे थे, तो जाहिर है सबूतों का क्या हुआ होगा। बिल्कुल, मॉनसून या भारी बारिश ये किसी भी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बारिश फिजिकल एविडेंस को खत्म कर सकती है, बहा ले जा सकती है। सोचिए, पैरों के निशान, कपड़ों के रेशे, फाइबर्स जिन्हें कहते हैं, मिट्टी, खून के धब्बे अगर हो, या कोई भी बायोलॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल ट्रेस एविडेंस, वो सब धुल सकता है। तो ऐसे में फोरेंसिक टीम का काम बहुत मुश्किल हो जाता है। तब जांच का फोकस उन चीज़ों पर शिफ्ट हो जाता है जिन पर मौसम का असर कम होता है, जैसे डिजिटल एविडेंस जिसकी हमने बात की, CDR, CCTV, लोकेशन डेटा, ऑटोप्सी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स, गवाहों के बयान। इसीलिए ऐसे केस में चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना और भी ज़रूरी हो जाता है। मतलब सबूत को स्पॉट से लैब तक और फिर कोर्ट तक ले जाने का पूरा रिकॉर्ड रखना, ताकि पता रहे कि सबूत से छेड़छाड़ नहीं हुई, उसे सही से रखा गया। पब्लिक प्रेशर भी बढ़ रहा था और ये इतना सेंसिटिव था, तो क्या जांच किसी बड़ी एजेंसी को दी गई? हाँ, ऐसी खबरें थीं। मामले की गंभीरता और जो सवाल उठ रहे थे उनको देखते हुए जांच में तेजी लाने और निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए शायद इसे स्टेट पुलिस की स्पेशल यूनिट्स या हो सकता है किसी सेंट्रल एजेंसी को देने पर विचार हो रहा था, या शायद दे भी दिया गया हो। अक्सर ऐसा होता है जब लोकल पुलिस पर सवाल उठते हैं या केस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। इन सब जांच और कानूनी बातों के बीच में ना मनीषा का जो मानवीय पहलू है वो नहीं भूलना चाहिए। वो सिर्फ एक केस फाइल नहीं है। एक 19 साल की लड़की थी, प्ले स्कूल टीचर, सपने थे उसके, नर्सिंग में जाना चाहती थी। उसका परिवार, उसके दोस्त, गांव के लोग, उनके लिए ये कितना बड़ा सदमा है, एक गहरा जख्म है। परिवार ने तो न्याय के लिए, निष्पक्ष जांच और हाई लेवल पोस्टमार्टम के लिए अंतिम संस्कार में भी देरी की थी। उनकी आवाज इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है, और किसी भी तरह की विक्टिम ब्लेमिंग, मतलब पीड़ित को ही दोष देना, या बेकार की अटकलें, उनकी यहाँ कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मानवीय पहलू सबसे ऊपर है, और इसका असर सिर्फ परिवार तक नहीं रहा, पूरे समाज पर पड़ा। मनीषा की मौत के बाद लोगों का गुस्सा, उनका दुख, वो सड़कों पर दिखा। भिवानी और आसपास बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुए। कई जगह महापंचायतें हुई, हजारों लोग आए उनमें। मांग एक ही थी, निष्पक्ष जांच हो, दोषी पकड़े जाए। बाजार बंद रखे गए। दिल्ली पिलानी जैसे मेन रूट पर चक्का जाम की भी खबरें आईं। ये दिखाता है कि जब लोगों को लगता है कि नाइंसाफी हुई है या सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, तो वो आवाज उठाते हैं। इन विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए प्रशासन ने क्या कदम उठाए लॉ एंड ऑर्डर के लिए? हाँ, जब प्रोटेस्ट तेज हुए और टेंशन बढ़ने का डर था, तो प्रशासन ने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे। रिपोर्ट्स थीं कि कुछ सेंसिटिव इलाकों में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगाई गई, और अफवाहें न फैलें इसके लिए कुछ एरिया में टेम्पररी तौर पर मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी बंद की गई। ऐसे कदम अक्सर लिए जाते हैं तनाव वाली स्थिति में। हालांकि इंटरनेट बंद करने की ज़रूरत और असर पर हमेशा सवाल उठते हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लिए जाने की भी खबरें थी। ये पूरी सिचुएशन दिखाती है कि कैसे एक घटना पूरे समुदाय को हिला सकती है और सिस्टम पर जवाबदेही का कितना प्रेशर बना सकती है। और मीडिया, सोशल मीडिया का रोल भी तो रहा होगा इसमें। यकीनन नेशनल मीडिया में भी ये मामला छाया रहा, और सोशल मीडिया पर तो लगातार इसकी बात होती रही। टीवी पर डिबेट्स हुई, अखबारों में कवरेज हुई, ट्विटर, फेसबुक पर लोगों ने अपनी राय रखी, गुस्सा दिखाया, न्याय मांगा। एक तरफ तो मीडिया ने मामले को सामने लाने और सवाल उठाने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ खासकर सोशल मीडिया पर फैक्ट्स के साथ साथ अफवाहें, अटकलें भी बहुत तेजी से फैली। ऐसे माहौल में ना ऑफिशियल सोर्सेज से जो जानकारी आए उसका साफ होना, संयमित होना और टाइम पर आना ये और भी ज़रूरी हो जाता है, ताकि गलत जानकारी ना फैले। तो अगर हम अब तक की स्थिति को देखें तो जांच कहाँ है? क्या कुछ साफ हुआ है? देखिए, जैसा अक्सर ऐसे कॉम्प्लेक्स केस में होता है, जांच अभी किसी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंची है। हाई लेवल जांच चल रही है। अलग अलग मेडिकल रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट ओपिनियंस, उन सब को मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश हो रही होगी। मॉनसून की वजह से जो फिजिकल एविडेंस कलेक्शन में दिक्कत आई, उसने चुनौती तो दी है,
पब्लिक प्रेशर से सिस्टम एक्टिव हुआ है, लेकिन फाइनल कंक्लूजन के लिए फोरेंसिक रिपोर्ट्स, डिजिटल एविडेंस का एनालिसिस, सभी गवाहों के बयान, ये पूरी प्रोसेस पूरी करनी होगी। इसमें वक्त लगता है, तो फिलहाल थोड़ा धैर्य रखना होगा और जांच पूरी होने का इंतजार करना होगा। इसका मतलब कई अहम सवाल अभी भी हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ बहुत जरूरी सवाल हैं जिनके जवाब जांच के आखिर में ही मिलेंगे और वही तय करेंगे कि मामला क्या था। जैसे वो सुसाइड नोट, क्या उसका पूरा फोरेंसिक ऑडिट हो गया है? स्याही, कागज, दबाव, इंडेंटेशन, क्या वो मनीषा के ज्ञात सैंपल से मैच हुए? रिपोर्ट फाइनल है? कीटनाशक खरीदने वाला दावा, क्या दुकानदार के बताए टाइम, मनीषा के रूट, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज से बिल्कुल सटीक मैच होता है मिनट टू मिनट? कोई इंडिपेंडेंट प्रूफ मिला? उसे आखिरी बार कब और कहां देखा गया? क्या नर्सिंग कॉलेज के गेट या अंदर के कैमरों से कुछ पता चला? क्या वो वहां पहुंची थी? अगर हाँ तो कब? आखिरी बार किसके साथ थी? ये कंफर्म होना जरूरी है। गर्दन पे निशान, ऑटोप्सी रिपोर्ट का फाइनल ओपिनियन क्या है उन निशानों पर? क्या वो चोट के थे या मौत के बाद होने वाले नेचुरल चेंजेस थे? मेडिकल बोर्ड की क्लियर राय क्या है? इंटरनेट बैन और गिरफ्तारियां, प्रोटेस्ट के दौरान जो इंटरनेट बंद हुआ या गिरफ्तारियां हुई, क्या उनकी आनुपातिकता यानी प्रोपोर्शनैलिटी की समीक्षा हुई? मतलब क्या वो कदम हालात के हिसाब से जरूरी और सही थे? ये सवाल सिर्फ अकादमिक नहीं है, ये सच तक पहुंचने और न्याय के लिए बहुत जरूरी है। हर चीज की बारीकी से जांच होनी चाहिए। सही कहा। और इस केस से कुछ सिस्टमैटिक लेसन्स भी मिलते हैं। पहला, गुमशुदगी की शिकायत को कितनी गंभीरता और तेजी से लेना है, खासकर शुरू के गोल्डन आवर्स में। दूसरा, इंपॉर्टेंट जगहों पर सीसीटीवी फुटेज को तुरंत सिक्योर करने का एक एसओपी, एक स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए। तीसरा, मॉनसून जैसी सिचुएशन में क्राइम सीन सिक्योर करने और सबूत जुटाने के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल और इक्विपमेंट चाहिए और ग्राउंड टीम्स की ट्रेनिंग। और चौथा, पब्लिक कम्युनिकेशन। ऐसे सेंसिटिव केस में अथॉरिटीज का लगातार हमदर्द और फैक्ट्स पर आधारित कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, ताकि अफवाहें ना फैले और भरोसा बना रहे। सिर्फ ट्रांसफर या सस्पेंशन से शायद लॉन्ग टर्म सुधार ना हो, उसके लिए प्रोसेस में बदलाव और बेहतर ट्रेनिंग चाहिए। तो इस कहानी का अंत अभी लिखा जाना है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमारी भी एक जिम्मेदारी है। जब फाइनल जांच रिपोर्ट आए तो उसे बिना किसी बायस के खुले दिमाग से देखें और समझें। अगर नतीजा आत्महत्या की तरफ इशारा करता है तो हमें समाज के तौर पर बहुत ईमानदारी से मेंटल हेल्थ इश्यूज पर, युवाओं पर जो प्रेशर है उस पर, हमारे सपोर्ट सिस्टम की कमियों पर बात करनी होगी। पूछना होगा कि हम कहां फेल हुए। और अगर जांच से ये साबित होता है कि ये हत्या थी, तो फिर सवाल और भी गंभीर होंगे। तब हमें साजिश, मिली भगत, पुलिसिंग में अकाउंटेबिलिटी, इन सब पर बिना किसी नरमी के, जीरो टॉलरेंस के साथ सवाल करने होंगे। तब न्याय का मतलब होगा दोषियों को सजा और ये पक्का करना कि ऐसा दोबारा ना हो। मनीषा के लिए सम्मान, परिवार के लिए सहानुभूति और साथ, सिस्टम में सुधार और समाज के लिए सच, यही हमारा गोल होना चाहिए। इस मामले पर आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम उन पर नजर रखेंगे और जिम्मेदारी से जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तथ्यों के साथ रहना और पूरी प्रक्रिया का सम्मान करना, यही इस वक्त सबसे जरूरी है।